डेट है आज 21 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन पेशेंट। एक सुअर है, सुअर की किडनी है जो ह्यूमन पेशेंट में ट्रांसप्लांट की गई है, इसलिए न्यूज में है। साइंस एंड टेक का टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 में और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी सुअर की जो किडनी है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट की गई है। देखो, ह्यूमन में अलग जीन्स होते हैं और इसमें अलग जीन्स होते हैं, पिग में, सुअर में। लेकिन कुछ ऐसा जीन्स है जो ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं कर पाता पिग की किडनी को, लेकिन जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसा जीन पिग के अंदर जो इसको ह्यूमन ट्रांसप्लांट मतलब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट नहीं होने देता, उस जीन को ही अल्टर कर दिया साइंटिस्ट ने। उस जीन को अल्टर कर दिया जिसकी वजह से इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी में एक सेंटर है NYU लैंगॉन हेल्थ, वहाँ पे ये प्रोसीजर किया गया। यहाँ पे जीन था एक, उसको अल्टर किया, चेंज किया और ट्रांसप्लांट कर दिया। अब जब ये जीन चेंज कर दिया पिग में, जो पिग की किडनी है उसका जीन चेंज कर दिया, तो अब ये जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल था कि जिसकी वजह से ह्यूमन में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो जीन ही चेंज कर दिया तो अब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसकी वजह से देखो फ्यूचर में, जैसे मान लो किडनी की किसी की फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, किडनी खराब हो गई है, तो उसकी किडनी चेंज की जा सकेंगी, सुअर की किडनी डाली जा सकेंगी, तो पिग की किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेंगे, आगे और रिसर्च हो सकेगी। तो यही है, बस इसमें पॉज करके आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अभिधम्मा डे। यह हमारा जीएस पेपर 1 एंशियंट हिस्ट्री और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभिधम्मा डे इस साल 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। ये देखो, 3 महीने जो रेनी सीजन होता है उसके बाद डे ऑब्जर्व किया जाता है अभिधम्मा डे। तो इस साल जो ऑब्जर्व किया गया 20 अक्टूबर को मनाया गया। ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी में मनाते हैं ये अभिधम्मा डे, बुद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं। इन 3 महीने में जब ये वर्षा ऋतु का जो सीजन होता है, इसे वर्षावास बोलते हैं वो, या वस्सा बोलते हैं। देखो, वस्सा, वर्षा का ही मतलब है वस्सा। पाली भाषा में जो बुद्धिस्ट थे वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे, पाली भाषा। तो पाली भाषा में वर्षा को वस्सा बोलते हैं, वस्सा या वर्षावास। तो ये 3 महीने बुद्धिस्ट मॉन्क और नन, मॉन्क का मतलब होते हैं साधु और नन का मतलब लड़की, कोई साधु होती है जो, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क और नन इन 3 महीने के टाइम पे जब बारिश होती है विहार में या मोनास्ट्री में प्रे वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रुकते हैं। यानी कि विहार मतलब रेजिडेंशियल प्लेस, रहने का स्थान। 3 महीने रुकते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है फिर ये घूमते रहते हैं ज्ञान की तलाश में, और अपना ये 3 महीने जब रुकते हैं तो अपना ज्ञान बांटते हैं। जो ले फॉलोअर होते हैं, यूपीएससी ने पिछले साल ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में पूछा था, सिर्फ इतना दे दिया था कि ये उपासक, उपासक हैं क्या, और आपको मैच द फॉलोइंग में बताना था क्या है। और ये उपासक क्या है, ले फॉलोअर। लेव का मतलब है साधारण, साधारण फॉलोअर। एक तो रहते हैं देखो मॉन्क या नन, साधु हो गए भाई साहब, बिल्कुल सब कुछ घर बार छोड़ दिया और वो बिल्कुल भक्ति में लगे हुए हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी में। और ले फॉलोअर का मतलब है अपना घर बार भी चला रहे हैं और बुद्धिस्ट कम्युनिटी मतलब बुद्धिस्ट धर्म को मानते भी, पूजा पाठ भी करते हैं। तो ऐसे ले फॉलोअर को बोलते हैं बुद्धिस्ट धर्म में, यानी कि बुद्धिज्म में उपासक। और अगर लड़का है तो उपासक और लड़की है तो उपासिका, आई लग जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछा था। तो ये जो उपासक होते हैं, ले फॉलोअर होते हैं, उनको ज्ञान बांटते हैं। अभी देखो कुछ ये भी देखा गया कि यहाँ पे जो कुशीनगर है यूपी में, 1-2 दिन पहले यहाँ पे देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, एक दिन पहले ही शायद आपने देखा होगा न्यूज़ में। यहाँ कुशीनगर में श्रीलंका का एक टेम्पल है, श्री सुबुद्धि राजविहार टेम्पल। वहाँ से कुछ बुद्धा के रिलिक लाए गए। रिलिक का मतलब होता है अवशेष, कुछ अवशेष थे वहाँ की मूर्ति के, कुछ अवशेष या उनके बोन फ्रेगमेंट्स, एसिज या फिर पीसीज ऑफ ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के ज्वेल्स के कुछ पीसीज थे, वो रिलिक्स, अवशेष या यादगार चिन्ह या स्मृति चिन्ह बोल सकते हो रिलिक्स को आप, ये लाए गए यहाँ पे। कुछ पेंटिंग्स थी अजंता फ्रेस्को की, अजंता की जो केव्स हैं, बुद्धिस्ट सूत्र की कैलीग्राफी और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स। ये वादनगर है जो वहाँ पे एक्सकेवेटेड किए गए, एक्सकेवेटेड का मतलब खुदाई की, खुदाई करने पे वहाँ निकले ये कुछ ऐसे। और गुजरात में कुछ और साइट है जो जहाँ पे निकले और ये एग्जिबिट किए गए। ये जो कुशीनगर है यहाँ पे जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एस्टेब्लिश किया है, ये एंशिएंट सिटी है। और ये देखो उत्तर प्रदेश में फाइनल रेस्टिंग प्लेस है गौतम बुद्धा का, क्योंकि गौतम बुद्धा का जब यहाँ पे डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को, उस जो मृत्यु होने के जब मृत्यु हो गई तो इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे डेथ के बाद, इनको बोला था महापरिनिर्वाण हासिल कर लिया गौतम बुद्ध जी ने। तो महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पे महापरिनिर्वाण कुशीनगर में अचीव किया, अटेन किया।
तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज स्पॉट है, मतलब तीर्थ यात्री आते हैं भाई साहब हर साल यहाँ पे घूमने के लिए, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो बुद्धिस्ट साइट है ये, एंशियंट साइट है, प्राचीन समय से चलती आ रही है और प्राचीन समय से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं इस साइट को। तो यहाँ पे ये देखो अलग चीज़ थी कुशीनगर इससे रिलेटेड, लेकिन जो ये अभिधम्मा डे पढ़ रहे हैं, तो ये वर्षावास जो मंथ आते हैं 3 महीने, यहाँ रुकते हैं ये विहार वगैरह में जो रेजिडेंशियल प्लेस होते हैं, रेनी प्लेस में, और ले बुद्धिस्ट फॉलोअर जो होते हैं उनको ये ज्ञान बांटते हैं। नेक्स्ट है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ये अभी नीति आयोग ने जियो स्पेशल एनर्जी मैप लॉन्च किया है। ये साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें आता है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जियो स्पेशल जो मैप है, एनर्जी मैप, देखो जियो का मतलब होता है अर्थ और स्पेशल का मतलब होता है ये स्पेशियल, इसका मतलब होता है रीजन, क्षेत्र। तो अर्थ का क्षेत्र का एनर्जी का मैप, मतलब हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे एनर्जी है, कहाँ कहाँ पे ये पावर प्लांट्स हैं हमारे जो बिजली बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑयल और गैस वेल्स हैं, कहाँ पे तेल मिलता है, कहाँ पे गैस मिलती है, ये कहाँ पे कुएँ हैं उनके, कहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी हुई है कंपनी, कहाँ पे कोल फील्ड है, कोयला कहाँ से निकलता है, कोल ब्लॉक कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स का, कहाँ पे नवीनीकरण ऊर्जा बनाने के लिए, सोलर एनर्जी बनाने के लिए कहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ये सारा भाई साहब इनका मैप तैयार किया है नीति आयोग ने। देखो ये इसरो के साथ मिलकर मैप तैयार किया है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन दोनों ने मिलकर ये मैप तैयार किया है। और इस तरह का कुछ मैप है, देखो ये आपको इसमें पता तो चलेगा नहीं, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, कोल के लिए दिया हुआ है ये वाला, जहाँ पे है हम मेन देखेंगे, देखो ये यहाँ पे विंड एनर्जी बनती है जो पिंक है यहाँ पे, ये इधर साइड विंड एनर्जी बनती है। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है येलो कलर में, यहाँ पे येलो कलर में यहाँ पे सोलर एनर्जी बन रही है, यहाँ पे सोलर एनर्जी के पावर प्लांट है। इसी तरह से देखो पॉज करके आप देख लो, ये यहाँ पे जो कलर हैं कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, ये पॉज करके आप देख सकते हो। वरना आपके पास देखो एटलस होगा उसमें भी ये चीज़ें दी हुई हैं। वैसे ये नया मैप जारी किया है तो ये एक बार पॉज करके आप देख लेना। तो ये मैप जो होगा आइडेंटिफाई करेगा, लोकेट करेगा जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हैं एनर्जी के, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसमिशन के, सारे हमारी कंट्री में जो एनर्जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है सारा ये मैप में दिया हुआ है। ये क्या क्या फ़ायदे होंगे इस मैप के और क्या की फाइंडिंग्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके, देखो इसमें इंटीग्रेट किया गया सारा डेटा, जितना भी एनर्जी डेटा एक ही मैप पे मिलेगा, कंसोलिडेटेड फॉर्म में होगा, मतलब इकट्ठा होगा सारा। ये जो टेक्नोलॉजी या ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर जीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड ये डेटा होगा सारा, और यूज़र फ्रेंडली होगा। कोई भी पर्सन मान लो चाहे उसे किसकी बारे में नॉलेज लेनी हो इस मैप पे जाके ले सकता है, तो यूज़र फ्रेंडली भी है ये। जो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है, ये मान लो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है उसके प्लानिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मान लो कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, कोई प्राइवेट प्लेयर्स है फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, उसे पता होगा कि यहाँ पे एनर्जी है, बिजली है, सोलर एनर्जी है, यहाँ पे विंड एनर्जी है, अपना प्लांट सेटअप कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए वो डिसीजन ले सकता है इस मैप के जरिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखो फ़ायदा देगा ये एनर्जी एसेट्स को यूज करके। कहीं पे आपदा संकट वगैरह आ गया तो इस मैपिंग की वजह से कि यहाँ पे भाई साहब कोल फील्ड है, यहाँ पे पेट्रोलियम फील्ड है, यहाँ पे ये प्लांट है, तो उनको बचाने के लिए अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, साइक्लोन आ जाए, या फिर वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो तो खैर कहाँ होगा यहाँ पे, वोल्केनो तो हमारा एक वहीं पे ही है अंडमान निकोबार पे जो एक्टिव वोल्केनो है, बारन वोल्केनो है, बारन लैंड करके। तो ये और जितने सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जितने भी डिजास्टर आपदा हैं उनके मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होगा ये मैप। और क्या सिग्निफिकेंस होंगे इसके इंपॉर्टेंस, देखो जितनी भी एनर्जी असेट्स हैं इसमें मैपिंग की जा रही हैं तो रियल टाइम एसेस किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। और जितना भी हमारा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी सेक्टर का वो इस मैप के जरिए किया जा सकता है, और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के लिए ये यूज किया जा सकता है। मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो एनर्जी सेक्टर के लिए या कोल के लिए या पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए तो इस मैप को यूज करके बना सकती है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसन एंड सर्जरी। जैसे आप अपना 12वीं के बाद कोई कोर्स करते हो, मान लो बीए कर रहे हो आप, बैचलर ऑफ आर्ट, या फिर एमबीबीएस कर रहे हो डॉक्टर के लिए जो 5 साल का कोर्स होता है, या फिर आप बीटेक का कोर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग करनी है आपको तो बीटेक कर रहे हो, आप बीई कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, तो ये कोर्स है एक,
इसी तरह से ये एक नया कोर्स बनाया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये, यूजीसी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। 1956 में एक एक्ट बनाया था, इस एक्ट के जरिए बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको। उस टाइम पे तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करती थी, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बनाया था इसको, यूजीसी को। तो ये एक्ट के जरिए बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जितनी भी मान लो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में रूल्स रेगुलेशन ये बनाता है यूजीसी, कि कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या कौन कौन से कोर्स रहेंगे, ये सब यूजीसी। किसी को मान लो कॉलेज खोलना है, प्राइवेट कॉलेज, तो कहाँ से परमिशन लेता है? यूजीसी से। यूजीसी पे वो अप्लाई करता है, उसको परमिशन देता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये यूजीसी ने एक नया कोर्स बनाया है, बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी, शॉर्टकट में BSRMS। जैसे बीए होता शॉर्टकट में, या बीटेक होता शॉर्टकट में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे BSRMS। ये डिग्री होगी भाई साहब, 5 साल का कोर्स होगा ये मिनिमम। 10+2 रिक्वायर्ड है इसमें क्वालिफिकेशन, 10वीं के बाद कर सकेंगे इसे, आप भी करना चाहो तो कर सकोगे। सोआ रिक्पा का मतलब क्या है? ये देखो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, दवाइयों का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो चलता आ रहा है बहुत हज़ारों सालों से। हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था। तिब्बत में ओरिजिनेट हुआ था, तिब्बत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये, और इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, रसिया, यहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। जो ये थ्योरी है सोवा रिगपा प्रैक्टिस करने की, ये आयुर्वेद के सिमिलर है बिल्कुल। जैसे आयुर्वेद में क्या है ना, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, इसी तरह से किसे सोवा रिगपा भी एक ऐसी ही मेडिसिन की टेक्नोलॉजी है। और इसके जो फादर समझे जाते हैं, मतलब जनक, सोवा रिगपा को स्टार्ट किसने किया सबसे पहले? उन आदमी का नाम है, तिब्बत से हैं ये, यूथोग योनतेन गोम्पो, यूथोग योनतेन गोम्पो, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये है फादर ऑफ सोवा रिगपा। जो बेसिक थ्योरी है जो सोवा रिगपा की, वो देखो इसमें 5 पॉइंट इंटीग्रेट आते हैं। जैसे बॉडी इन डिसीज एज द लोकस ऑफ ट्रीटमेंट, जो इलाज करना है बॉडी का वो खुद बॉडी में ही छिपा हुआ है। बॉडी इन डिसीज, जब कोई बॉडी में बीमारी है, कोई डिसीज है, तो उसको इलाज करना है, उसका इलाज करना है। एंटीडोट, नेक्स्ट पॉइंट है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब ट्रीटमेंट ही होता है, इलाज। फिर मेथड क्या होगा ट्रीटमेंट का एंटीडोट के जरिए। नेक्स्ट है मेडिसिन दैट क्योर्स द डिसीज, वो मेडिसिन, दवाइयाँ जो डिसीज़ को, बीमारी को ठीक करेंगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मटेरिया मेडिका, मतलब फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। तो ये 5 पॉइंट पे निर्धारित, मतलब डिपेंड होती है ये सोवा रिगपा टेक्निक। तो एक इलाज करने की टेक्निक है। मान लो कोई बीमार हो जाए तो जैसे एलोपैथी है या आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है, इसी तरह से ये सोवा रिगपा एक टेक्निक है। नेक्स्ट है मार्तंड सन टेम्पल, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ये टेम्पल है भाई साहब, ये देख रहे हो आप, जो टेम्पल बना हुआ है ये जो टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, इसको पेंडो लाइडन टेम्पल भी बोलते हैं। हिंदू टेम्पल है, हिंदू धर्म को डेडिकेटेड है। और कौन से भगवान को? भगवान सूर्या को, लॉर्ड सूर्या को ही डेडिकेटेड है। लॉर्ड सूर्या का टेम्पल है ये, मतलब सूर्य है, जो सूर्य भगवान है, जो आप देखते हो रोज उगता है जो सूरज। ये थर्ड रूलर थे यहाँ पे, देखो ये कारकोटा डायनेस्टी के, कारकोटा वंश के डायनेस्टी के, जिनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापिदा। ये 8th सेंचुरी के किंग थे यहाँ पे, रूलर, जिन्होंने बनवाया था इसको। ये जो अनंतनाग एक प्लेस है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से 5 माइल्स की दूरी पे है ये टेम्पल। अभी इंडियन यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, आपको पता ही है ये। तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था मुस्लिम रूलर थे एक, सिकंदर शाह मीरी, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुड़वा दिया था। ये जो टेम्पल है वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन सन टेम्पल है। देखो सन टेम्पल और भी हैं, सूर्य भगवान के लिए टेम्पल और भी बने हुए हैं हमारे इंडिया में। जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है उड़ीसा में, मोधेरा सन टेम्पल है ये गुजरात में। तो इनसे भी ये पुराना है, जो ये अनंतनाग में टेम्पल बना हुआ है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, मार्तंड सन टेम्पल। नेक्स्ट है एलियम नेगियनम, ये एक प्याज की प्रजाति है, स्पीसीज है, ऑनियन स्पीसीज है, जो उत्तराखंड में मिली है, हिमालय की पहाड़ी में, उत्तराखंड में। ये अभी साइंटिस्ट ने खोजी है, यहाँ पे लोकली ये ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है। मतलब इसकी स्पीसीज देखिए, उगाई तो क्या जाती है, इस तरह की है ये प्याज। ये ऊपर फूल दिखाई दे रहे हैं प्याज के। ये ओनियन देखो 3000 से लेकर 4800 मीटर अबब सी लेवल से अबब उगाई जाती है। देखो जैसे समुद्र है, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे समुद्र का पानी का लेवल है। ये समुद्र का पानी का लेवल से ऊंचाई देखो, ये लैंड तो ऊंची है ना समुद्र से,
अगर ये लैंड नीचे होती तो समुद्र का पानी इस पर भर जाता, डूब जाता सारा इंडिया। तो ये ऊंचा होता है कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो ये पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ियाँ, वो तो और भी ऊंची हैं। जैसे आपने देखा होगा माउंट जो एवरेस्ट बनी हुई है 8,848 मीटर ऊंची है। इसी तरह से ये जो होती है सी लेवल से 3,000 से लेके 4,800 मीटर अबव सी लेवल ये उगाई जाती है, होती है ये। इसके लिए जो ग्रासी मिड्डो चाहिए उनके पास होती है ये। सैंडी सॉइल होती है, मिट्टी की सैंडी होनी चाहिए, मतलब रेतीली मिट्टी, रिवर के पास वाली मिट्टी वहाँ पे होती है। और देखो स्नो के साथ साथ जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, मेल्टिंग होती है बर्फ़ में, ये जो ग्लेशियर जमे हुए हैं उत्तराखंड में, जब ये बर्फ़ पिघलती है, मेल्टिंग होती है, उसके साथ साथ इसका जो बीज है ना वो और जगह पे भी स्प्रेड हो जाता है, बीज चला जाता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ पे मेल्टिंग के जो मेल्टिंग स्नो है, पिघलती हुई बर्फ़ जा रही है, उसके साथ साथ इसका बीज चला गया, वहाँ पे भी ये उगना स्टार्ट कर देती है। जो इसका नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो हिमालयाज है, वेस्टर्न हिमालयाज, उसी रीजन में ये पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं मिलती है, यहीं पे मिलती है ये उत्तराखंड में, वेस्टर्न हिमालयाज में। जो इसका नाम रखा है एलियम नेगियनियम, ये नाम रखा है एक डॉक्टर हैं भाई साहब कुलदीप सिंह नेगी, इनके नाम पे ही रखा है, ये नेगी नाम लिया है, एलियम नेगी नाम इसका नाम रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। देखो ये टॉपिक कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी इसके बारे में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है क्या। अभी हम शॉर्टकट में इसको डिस्कस करेंगे। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है, हमारा देश छोड़ के भाग जाता है। और इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, ऑफेंडर का मतलब अपराधी, यानी कि जो ऑफेंस करता है, अपराध करता है। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, जो ऑफेंस करता है, अपराध करता है, ऐसा अपराधी, आर्थिक अपराधी भगोड़ा है लेकिन भाग गया देश छोड़ के। तो ये नीरव मोदी हैं भाई साहब, ये हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये डायमंड के मर्चेंट थे, हीरे के व्यापारी थे ये। हमारे देश से इसने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और लोन लेके ये भाग गए देश छोड़ के, और लोन वापस नहीं किया, तो इन्हें डिक्लेयर कर दिया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अभी देखो इनकी कंपनी थी, तीन कंपनी के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अब उन कंपनी के दूसरे ट्रस्टी डिक्लेयर कर दिए। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक प्ली डाली कि भाई साहब मुझे पे फ्रॉड के जो एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए गए हैं फ्रॉड के, तो ये उन तीन कंपनी की बात हो रही है अभी। अभी इनका मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से नहीं है, तो इसकी तीन कंपनी और थी। तो उन्होंने, तीन कंपनी ने इस पे आरोप लगाए कि फ्रॉड एलिगेशन, कुछ आरोप लगाए गलत, कि इसने कहा। फिर न्यूयॉर्क एक के कोर्ट में, अमेरिका का एक कोर्ट है, न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका में, वहाँ पे कोर्ट है, उसमें कहा कि भाई साहब जो बैंकरप्सी के, ये बैंकरप्सी कोर्ट है न्यूयॉर्क में, कि ये जो फ्रॉड के एलिगेशन लगे हैं, मुझ पे आरोप लगे हैं, फ्रॉड हैं, ये सही नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क कोर्ट ने मना कर दिया और डिसमिस कर दी इसकी पिटीशन। तो इस पे आरोप अभी भी लगे हुए हैं न्यूयॉर्क के कोर्ट में भी। तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे इनको डिक्लेयर किया, देखो इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जब डिक्लेयर कर दिया गया, तो अभी भी ये यूके में है, अभी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम तो आप जानते हो कहाँ पे, ये भाई साहब यूनाइटेड किंगडम है, ये यूएसए, और यहाँ पे न्यूयॉर्क है कहीं पे, ये पेन चेंज करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं न्यूयॉर्क है आपका सिटी, और ये है आपका यूके। अभी ये यूके में है भाई साहब, लंदन में, यूके की जो कैपिटल है। तो ये यूके कोर्ट में अभी इनका केस चला था, फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट का, ये नीरव मोदी का। तो हाई कोर्ट ने इन्हें परमिशन देती थी कि ये अपील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, ऐसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा इंडिया में। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। देखो यूके और इंडिया के बीच में 1992 में ये एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये हर एक जैसे कंट्री कर लेती हैं बायलैटरली, जैसे इंडिया ने यूके के साथ किया है, और भी कई कंट्री के साथ की हुई है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब संधि। इसमें यह होता है जब भी मान लो कोई अपराधी हमारे देश में अपराध करके हमारे देश का नागरिक था और दूसरे देश में भाग गया, जैसे ये यूके में भाग गया, तो यूके में जब भाग गया तो यूके की गवर्नमेंट से अपील करेगी हमारी गवर्नमेंट के, भाई साहब ये भगोड़ा है, हमारे यहाँ पे अपराध करके गया है, हमें ये वापस, ये भेजो इसे। तो फिर इसे वापस भेज देता है अगर ट्रीटी हो रखी है, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर नहीं हो रखी है तो फिर उसकी मर्जी है भाई साहब, उस देश की भेजे ना भेजे। तो यूके के साथ तो हुई हुई है, तो ये, लेकिन फिर भी देखो इसके पास ऑप्शन होते हैं कि वहाँ कोर्ट पे अपना केस चला सके कि मुझ पर ये केस गलत लगाएं या सही लगाएं। तो इसने कोर्ट में इसका केस चला, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप पे तो ये सही है आरोप, तो इसने भेजने का आदेश दे दिया कि इसे इंडिया भेजा जाए। लेकिन फिर यूके का हाई कोर्ट ने बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वहाँ के यूके का हाई कोर्ट ने बोला कि आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप अपील कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ होम के पास। तो इन्होंने अपील की, वो अपील भी भाई साहब ये
उनकी खारिज कर दी फिर, तो इनके मतलब उनकी जो अपील थी वो भी खारिज कर दी और इन्हें भेजने का, वापस भेजने का डिसीजन लिया। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। इन पे जो आरोप लगे हैं ये फ्रॉड के आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, तो इन्हें डिक्लेयर किया हुआ है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर है जो यूके का होम डिपार्टमेंट है अप्रैल 2020 में अप्रूव कर दिया था कि डायमंड जो मर्चेंट है नीरव मोदी, ये इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक के 13,758 करोड़ रुपए लेके भागे हैं भाई साहब ये। तो इतने का फ्रॉड लगा हुआ है इन पे चार्जेस। तो ये यूके के होम डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया था कि इनको एक्स्ट्राडिशन यानी कि भेजा जाएगा इंडिया में वापस। तो 2 मंथ के बाद आया था जब वेस्ट मिनिस्टर का जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है लंदन में, उसने आदेश दिया था कि इनका एक्स्ट्राडिशन किया जाए। तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है क्या और कब डिक्लेयर करते हैं? देखो दिसंबर 2019 में ये डायमंड जो बिजनेसमैन है, हीरे के जो व्यापारी है नीरव मोदी, इनको डिक्लेयर किया था। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे देश में आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी। तो इसी तरह से ये है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिवेन्यू के मामले जितने भी होते हैं उनके बारे में ये सर्च वगैरह करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू किसके अंदर आता है भाई साहब? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंडर आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक एजेंसी है, ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इसमें। जो आप आईआरएस बनोगे, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएससी की, सिविल सर्विस एग्जाम की, तो आप जो भी चूज करोगे सबका प्रेफरेंस तो आईएएस ही रहती है, फिर आईपीएस रहती है। तो ये उसके बाद जैसे किसी ने आईआरएस चुना है, किसी की रैंक कम आई है तो आईआरएस मिल गया, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, तो उसके अधिकारी जो होते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके प्ली पे, पिटीशन पे इसको डिक्लेयर किया था नीरव मोदी को स्पेशल कोर्ट ने, इंडिया की स्पेशल कोर्ट ने इनको डिक्लेयर किया था इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये डेफिनेशन क्या है? देखो एक पर्सन कोई भी है, कोई भी अपराधी है, कानून के अंदर अपराधी है, और उसको अरेस्ट वारंट डिक्लेयर कर दिया, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया उसके अगेंस्ट कि वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं 100 करोड़, एटलीस्ट कम से कम 100 करोड़ के आरोप लगे हैं, उससे ज़्यादा के, कि इसने अपराध किया है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का, इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, आर्थिक अपराध किया है, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि उसे अरेस्ट करके लाया जाए। तो लेकिन ऐसा पर्सन क्या है, इंडिया से भाग गया भाई साहब, इंडिया से एस्केप हो गया लीगल एक्शन से बचने के लिए, कि कोर्ट वगैरह से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए भाग गया 100 करोड़ से ज़्यादा या 100 करोड़ का नुकसान करके। तो ऐसे आदमी को डिक्लेयर कर देते हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं? देखो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये क्या करती है, स्पेशल कोर्ट होती है उनमें केस फाइल करती है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारा, इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए इसके अंडर प्रोविजन दी हुई है, तो स्पेशल कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल करती हैं। अब ये उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह कन्फिस्केट कर दी जाती है, जब्त कर दी जाती है, और उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। फिर ये स्पेशल कोर्ट नोटिस इशू करते हैं, एटलीस्ट 6 सप्ते का कम से कम नोटिस इशू करते हैं कि भाई साहब आपको कोर्ट में बुलाया गया, आप कोर्ट में आके अपना कोर्ट में आके अपना प्रेजेंट दें और कोर्ट में आए आप। तो ये प्रोसीडिंग चलती रहती है उन पर। अगर वो कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, कोर्ट में आ जाते हैं इस 6 सप्ते के अंदर अंदर, तो उसके खिलाफ जो ये इकोनॉमिक ऑफेंडर का, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो आरोप लगा था, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं डिक्लेयर किया जाता। अगर वो नहीं आया इस 6 सप्ते के अंदर अंदर कोर्ट में, तो भाई साहब उसे डिक्लेयर कर देंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और ये डिक्लेयर किया जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। तो ये किया जा सकता है। लेकिन देखो अब डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन होते हैं कि इस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है 2018 का, इसके अंदर 30 दिन के अंदर अंदर, जब उस स्पेशल कोर्ट ने डिक्लेयर किया था उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है इसके अगेंस्ट। जो स्पेशल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, स्पेशल कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि भाई साहब मुझे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया था, मैं किसी कारणवश 6 सप्ते के अंदर अंदर हाजिर नहीं हो सका, तो ये मुझे पे आरोप ना लगाए जाए और मैं अपना पैसा वापस करूंगा। तो इनको नहीं किया जाएगा, फिर हटा दिया जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की लिस्ट से 30 दिन के अंदर अंदर, अगर ये अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में। तो ये सारा प्रोसीजर है।